वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक भारत की खोज यह पढ़ने जा रहे हैं और भारत की खोज का यह चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है तलाश। आगे लेखक कहते हैं कि मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं के दास्तान छोड़ गए थे। तो लेखक आगे कहते हैं कि जब मैं भारत की खोज करने निकला तो मैंने बहुत सारे आधार स्तंभ लिए। उसके साथ साथ मैंने भारत का पुराना इतिहास पढ़ा, फिर विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंश भी पढ़े और इस प्रकार मेरी भाषा में, मेरे ज्ञान में बढ़ावा आया और मेरे सक्रिय मस्तिष्क और भी संपन्न बन गया। और उसके साथ साथ जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो मेरे साथ साथ अन्य देश के अन्य विद्वान मेरे दोस्त भी थे और वह भी इस भारत के खोज के तलाश में, उसकी संस्कृति की तलाश में निकले थे। लेकिन जब उन यात्रियों ने, लेखक के दोस्तों ने जब ये यात्रा की तो उन्होंने भी यही भारत की संस्कृति की दास्तान छोड़ दिए थे। उसके बाद लेखक कहते कि एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। तो मैं जिस निकटवर्ती देशों में जाता था तो वहां पर मुझे भारत की कुछ ना कुछ विशेषताएं वहां पर भी मुझे दिखाई देता था। आगे लेखक कहता है कि मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो लेखक कहते हैं कि देखो, हिमालय पर्वत, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है और यह तो न ही हमने इतिहास में ही पढ़ा है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा भी हमने बहुत सारी उसकी दंत कथाएं, उसकी छोटी छोटी कथाएं हमने सुनी है और इस कथाओं को लेखक कहते हैं कि बहुत से लोगों पर यह प्रभावित हुई है। पहाड़ों के प्रति मेरे मन में और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने भी मुझे आकर्षित किया। तो लेखक कहते हैं कि कश्मीर की वादियों से मुझे एक अलग लगाव था। क्योंकि लेखक का बचपन, उसके जो पूर्वज थे वह वहीं पर रहते थे और बचपन में लेखक ने कश्मीर की बहुत सैर की थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि वह उस कश्मीर का जो संबंध था वो मेरे खून के रिश्ते के कारण उसमें मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया। तथा वहां पर हिमालय पर्वत से बहने वाले जो अन्य नदियां हैं उन्होंने भी मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और इस प्रकार उस नदियों का इतिहास के अनगिनत पहलुओं को जानने के लिए मैं जब निकला तो मुझे वहां पर मुझे तरोताजा लगने लगा। इसके साथ साथ लेखक आगे कहते हैं कि इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान। जब हमने हमारा इतिहास पढ़ा है तो हमने देखा है कि हमारे इतिहास की शुरुआत ही सिंधु नदी के पास से ही शुरुआत हुई थी और सिंधु नदी का ही दूसरा नाम क्या है? इंडस। वेरी गुड। और इस सिंधु नदी या इंडस, इस नदी के कारण ही हमारे देश का नाम इंडिया या उसे हिंदुस्तान इस नाम से जाना लगा, जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां, कबीले, काफिले और फौजी आती रही है। तो देखो, अन्य देशों के जो लोग या हमारे ही देश के जो मानव की संस्कृति जब से शुरुआत हुई थी तो इस सिंधु नदी के किनारे पर ही छोटे छोटे जातियों के लोग अपने ग्रुप के साथ, अपने काफिले के साथ और फौजियों के साथ आकर वहां पर छोटे छोटे बस्तियों के रूप में आकर वहां पर रहने लगे थे। फिर आगे लेकर कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा में, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको हिमालय से बहने वाले अन्य नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा नदी, इनका आपको
दर्शन इतिहास बताने की कोशिश की है। तो लेखक कहते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह काफिले और फौजे से आती हुई फिर लगभग कटी हुई है। मतलब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का उतना उल्लेख हमारे इतिहास में नहीं किया गया था, लेकिन वह पुरानी कहानियों में आज भी उतने ही जीवंत है और उत्तर पूर्वी पहाड़ी के हृदय में भी पड़ी उसकी गहरी दरारों के बीच में बरबस मार्ग काटते हुए वो निकालते हुए भारत की ओर प्रवेश करती है तथा पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। उसके साथ साथ यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र है। इन सबसे बढ़कर है हमारी भारत की गंगा नदी, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो इन पैराग्राफ में, इन परिच्छेदों में जब लेखक भारत की खोज का वर्णन करते हैं तब उन्होंने भारत के नदियों का वर्णन किया है, वहाँ की विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ पर लेखक ने ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा आदि नदियों का वर्णन करते हुए कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली हमारी जो भारत की नदी है गंगा नदी, वह उसका लोगों का जो उसके प्रति एक अलग ही लगाव है और उस गंगा नदी की कहानी भी अलग अलग है। जब अगर हम अलग अलग भागों में जाते हैं तो गंगा नदी से संबंधित अलग अलग कहानियां हमें सुनने को मिलती है। तो गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। फिर लेखक आगे कहते हैं कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहे थे। फिर आगे लेखक कहते हैं कि जब मैं भारत की खोज के लिए जब नदियों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ता हूँ, फिर मुझे एक एक चीज ऐसे दिखाई देती है कि मैं उससे हटकर नहीं रह पाता। तो उन्होंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेष, ऐसे में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की जो गुफाएं है, वह सारे स्थानों को लेखक कहते हैं कि उनकी जो भव्य इमारतें थी, उनकी वह जो वर्णन किए वह भारत के अतीत की झांकी हमें उस सारी चीजों में दिखाई देती है। फिर लेखक आगे कहते हैं कि मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे अर्थात उनके पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लेखक ने कुंभ मेले का वर्णन किया है कि लेखक कहते हैं कि जो कुंभ मेला जब ऐसे कहा जाता है कि जब अमृत का ये हो रहा था तो दैत्य और भगवान के बीच में जब उनका आपस में झगड़ा हो रहा था तो उस समय जो कलश में से जो अमृत गिरा था, कौन कौन से वो 4 स्थान है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो वहां पर हर 12 साल के बाद वहां पर कुंभ मेला लगाया जाता है। तो अब लेखक ने जिस युग में यह किताब लिखी और उसके पहले युग से यह कुंभ मेले का वर्णन होता आ रहा है और वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पर गंगा नदी का जो स्नान करने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। कहते हैं कि गंगा नदी का पानी बहता है तो वहाँ पर जब दैत्यों का झगड़ा हुआ था तो अमृत वहाँ पर गंगा नदी के द्वारा उसमें गिरा था और इन 4 स्थानों पर गिरा था। तो उस कारण आज भी हम देखते हैं कि उस युग से लेकर आज के युग तक भी यह गंगा नदी और उसके अमृत का जो पुण्य है आज कुंभ मेला के रूप में लोग उस समय भी जाते थे और आज भी जाते हैं। हजारों वर्ष से
हमारे पुरखे अर्थात हमारे पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के इन सभी कोनों में जाते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों का याद आ जाता है, जबकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने में प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। तो लेखक कहते हैं कि जो कार्य हमारे पूर्वजों ने उस समय किया था, लेकिन आज भी उतने ही आस्था रखते हुए इन नदियों के प्रति हमारा लगाव आज भी दिखाई देता है। तो लेखक कहता है कि ऐसी कौन सी चीज है कि वो हम आज भी हमें वह खींचती है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्रा और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए और हंसते थे, रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जो जिंदगी की जानकारी और समझ थी। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं वहां पर देखता हूँ, भारत की ओर एक नजर डालता हूँ, तो मुझे उस भारत के हर जगह पर मुझे ऐसे आबादी वाले लोग दिखते जो एक तरफ हंसते हैं और रोते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे और पीड़ा भोगते हुए वो आगे बढ़ रहे। तो दूसरी तरफ मुझे ऐसे भी लोग दिखाई दे कि वो पूरे ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और अपने समझदारी से वह आगे बढ़ना चाहते हैं। और अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में आज भी भरे हुए हैं। जब भी किसी में जगह जाता हूँ और विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता है। आगे लेखक कहते हैं कि जब मैं भारत की खोज के लिए, भारत के तलाश के लिए, उसके अतीत को झांकने के लिए मैं आगे बढ़ा, तब मैं जब मैं आगे बढ़ता ही गया तो मुझे सब जगह पर सिर्फ भारत की विशेषता ही विशेषता दिखाई दे रहे थे। जब लेखक बनारस के पास गए तो लेखक कहते हैं कि बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। तो लेखक कहता है कि जब मैं वहां पर गया तो ऐसा लग रहा था कि जो 2500 वर्ष के पहले बुद्ध ने उपदेश सारे देशों को दिया था, सारे जनता को संदेश दिया था, प्रेम और प्यार का संदेश उन्होंने दिया था, मानवता का संदेश दिया था। तो लेकिन मुझे लेखक कहते हैं कि मुझे वो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी वो संदेश मुझे दे रहे, उनकी स्वर की प्रतिध्वनियां मेरे कानों में गूंज उठती थी। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं अशोक के पाषाण स्तंभ और उसके शिलालेखों को देखने जाता है तो उनके माध्यम से मुझे एक ऐसे राजा का वर्णन वहां पर होता है, ऐसे राजा से मेरी मिलन होता है कि जो एक राजा होने के बावजूद भी अन्य राजाओं से वह अलग था। अन्य राजाओं के जनता को उन्होंने फिर भी वो प्यार और मानवता का संदेश देते हुए आगे बढ़े थे। उसी प्रकार फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न विद्वानों से वाद विवाद कर रहा था और फिर ऐसे वाद विवाद में जो जिज्ञासु भाव रखते हुए जो मनुष्य या विद्वान अकबर के साथ वाद विवाद करते थे, उनके साथ चर्चा करते थे, तो उस समय के समस्याओं का हल वह भारत का बाजू लेकर भारत की तलाश करते हुए वहां पर वाद विवाद करते थे और इस प्रकार उन समस्याओं से उनका प्रश्न निकालते हुए उनका तुरंत उत्तर ढूंढ लेते थे। और लेखक कहते कि और उस समय भी मुझे भारत की तलाश ढूंढते हुए वहां पर मुझे भारत की विशेषता ही दिखाई दी। फिर लेखक आगे कहते हैं कि इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांके अपनी उतार चढ़ाव के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी और इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी
और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि जिस जिस भागों में गया, हिमालय में गया, फिर मोहनजोदड़ो की उस सभ्य संस्कृति में सिंधु घाटी की यहाँ गया, फिर सारनाथ में गया, जहाँ पर भी जाता था मैं, तो वहाँ पर 5000 वर्षों से जो भारत की संस्कृति और सभ्यता चल आ रही है वह आज भी लोगों के मन में दूर दूर तक फैली हुई है और उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ा। अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। प्रतिध्वनित्व, नेतृत्व करना, तालमेल, सामंजस्य करना, खारिज, ठुकराना, सार्थक, उपयुक्त, सभ्य, विकसित, स्थायी, मूल रूप से, तेजस्विता, उच्च गुणों से युक्त, समृद्धि, विकास, अनगिनत, जिसको गिना न जा सके, काफिला, कई लोगों का समूह, रमणीय, मन को भाने वाला, तादाद, संख्या, भग्नावशेष, इमारतों तथा पुरानी चीजों के अवशेष, पृष्ठभूमि, आधार, अंतर्दृष्टि, भीतरी दृष्टि, फासला, दूरी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, शाश्वत, सदा रहने वाला, विलक्षणता, अद्भुतता। तो बच्चों, अब तक हमने लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारत के अतीत की झांकी का वर्णन किस प्रकार किया है यह देखा। अब लेखक आगे किस प्रकार भारत के वर्णन के विशेषता को बताते हैं ये इसके अगले सेशन में देखेंगे। मिलते हैं अगले भाग में।